नमस्कार, मैं हूं गरिमा सुमन वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बत्ती गुल है सियासत फुल है। जी हां, क्योंकि उत्तराखंड राज्य यूं ही नहीं बना, कई लोगों ने शहादतें दी हैं। अलग राज्य बनाने के लिए सड़क पर उतरे राज्य आंदोलनकारी संघर्षों के बाद उत्तराखंड राज्य बना है। कई परिवारों ने अपने घर के चिरागों को बुझते हुए देखा है, तब जाकर उत्तराखंड राज्य हमें मिला है। खटीमा गोलीकांड में जान गंवाने वाले राज्य आंदोलनकारियों के परिजन आज भी बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। जहां एक तरफ बिजली कर्मचारियों को मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिसका सालाना खर्च 1 करोड़ रुपए तक आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य निर्माण में शहीद होने वाले सलीम अहमद के परिजनों की बिजली काटी गई। दोबारा कनेक्शन लगाया भी तो बकाया भुगतान करने को कहा जा रहा है। इसी को लेकर आज बत्ती गुल सियासत फुल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। और रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। 7 मार्च पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए देवभूमि, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। उत्तराखंड राज्य के लिए शहीद होने वाले शहीदों के आखिरी अल्फाज यही होते हैं। लंबी लड़ाई के बाद उत्तराखंड राज्य बना। रामपुर तिराहा कांड और खटीमा गोलीकांड का मंजर उस वक्त मौजूद राज्य आंदोलनकारी ही बता सकते हैं। वो गोलीकांड का मंजर वो बताते हैं कि 1 सितंबर 1994 को हजारों की संख्या में स्थानीय लोग उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए सड़कों पर उतरे थे। महिलाएं पहली बार अपने बच्चों तक को लेकर सड़कों पर आ गई थीं। वो भी इस बात से बेखबर थी कि पुलिस की गोली का निशाना कोई अपना ही बनने वाला था। इसी दौरान तत्कालीन कोतवाल डीके केन के निर्देश पर आंदोलनकारियों पर गोलियां चली थीं। अखबार की कतरनें भी इसकी गवाही देती हैं कि राज्य के लिए लोगों ने अपने प्यारों को किस तरह खोया। लेकिन उस शहादत के इतने सालों बाद भी शहीदों के परिजनों के हालात ठीक नहीं हैं। खटीमा गोलीकांड में 2 शहीदों के परिजन आज भी माली हालात में रहने पर मजबूर हैं। परमजीत सिंह के बुजुर्ग माता पिता आज भी बदहाली का जीवन गुजार रहे हैं, तो वहीं दूसरे शहीद सलीम अहमद के परिजनों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। शहीद सलीम अहमद के पिता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल का भुगतान न करने से उनका कनेक्शन काट दिया गया था। बड़ी मशक्कत करने के बाद कनेक्शन लगाया गया, लेकिन उन्हें बकाया भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में शहीद के परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उत्तराखंड में यहाँ खटीमा गोलीकांड में पुलिस के हाथ से मारा गया लड़का मेरा गोलीकांड में, और हमें उस बच्चे की ना बॉडी दी, ना हमारे बच्चे की हमें सूरत मिली देखने के लिए। और इसी उसमें आज तक हम गमई माँ बाप पड़े हैं, और माँ को हार्ट का तकलीफ़ हो गई है। तो उसके लिए हम फ़ौरन कहीं कहीं डॉक्टरों को कहीं फिर हमारे घर में कुछ समस्या ऐसी हो गई है कि घर हमारा टूटन पर है, बिल्कुल गिरन पर है मकान।
फिर ये लॉकडाउन लग गया था, तो उस वक्त में हमारे बत्ती चल रही थी। जब चल रही थी तो हम बत्ती का बिल जमा करने के लिए गए, तो जब लग गया लॉकडाउन, उसी में सब हमारा बिगड़ गया हिसाब किताब। लॉकडाउन में हम बहुत बुरे, यानी बिल्कुल हम बेकार हो गए, और बेकार होने में 40-42 हज़ार का हमारे पास मतलब बत्ती का बिल आया। कांग्रेस ने ऐसे में सवाल खड़े किए हैं कि खटीमा, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है, उन्हीं के क्षेत्र में दोनों परिवार बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। शहीद के परिवार वालों की बिजली सरकार काट रही है, वही बिजली कर्मचारियों पर करोड़ों सालाना खर्च कर रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य आंदोलनकारियों की तो आप बिजली काट लेंगे। अरे आप जिस राज्य को बनाने के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दे दी है, उनकी आप बिजली काट रहे हैं। उनका बकाया जो है अगर है भी, तो इस राज्य बनाने में उनके योगदान के तहत आपको उसको माफ कर देना चाहिए। और एक तरफ आप अपने कर्मचारियों को आप मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, ये तो न्यायोचित नहीं है। ये सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। कम से कम राज्य बनाने के लिए जिन्होंने अपना कुर्बानी दी है, जिन्होंने अपना समय दिया है, अपना योगदान दिया है, उनके लिए तो आप बिजली के लिए उनकी बिजली काट देंगे। और एक तरफ जो कर्मचारी, तो इस तरह तो जो स्वास्थ्य में वो फ्री सेवा लेगा, जो अन्य विभागों में वो अन्य विभागों में फ्री का लाभ लेगा, तो ये ठीक तरीका नहीं है। इस राज्य में, राज्य को बनाने में जिनका योगदान है, कम से कम इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए सरकार में कि उनके बिलों को माफ कर दें। जानकारी में आया है कि खटीमा के अंदर उत्तराखंड आंदोलन के एक शहीद परिवार, जो कि शायद सलीम के शहीद परिवार के लोग हैं, उनका शायद बिजली का बकाया अत्यधिक हो गया और उनका कनेक्शन काट दिया गया। ऐसी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मिली है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस शहीद परिवार के जो बिजली का बकाया है और अपनी खराब माली हालत के चलते वो भरपाई नहीं कर पाए, तो इनका बिजली का बिल 100% 100% माफ़ हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। यद्यपि आपका कहना ये है कि सरकारी कर्मचारियों को जो बिजली विभाग के हैं उनको बिजली निःशुल्क मिलती है, तो मेरा इस पे इतना ही कहना है कि विद्युत विभाग हो या दूरसंचार विभाग हो या अन्य विभाग हो, ये डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्रीज़ की या विभागों की पॉलिसीज़ होती हैं कि वह अपने विभागीय कर्मचारियों को कितना सीमा तक निःशुल्क दे सकते हैं, इसकी समीक्षा और मूल्यांकन हो जाए तो बेहतर होगा। विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टियों ने मुफ्त बिजली के मुद्दे पर सियासत का खेल खेला, लेकिन उत्तराखंड बनाने वाले राज्य आंदोलनकारियों के हालातों को सुधारने के लिए कोई बड़ी बहस नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी है कि राज्य के मुखिया के क्षेत्र में दोनों परिवार बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर हैं। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने पर शहीद के परिवारों को उम्मीद थी, लेकिन उनकी आस इस बार भी अधूरी रह गई। अब देखना ये होगा कि नई सरकार के मुखिया को शहीदों के बुजुर्ग माँ बाप के हालात नजर आते हैं या नहीं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो बत्ती गुल है लेकिन सियासत फुल है, इसको लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे। सभी मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो, देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 7 मार्च, पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले, सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो बत्ती गुल है, सियासत फुल, इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में इस पर बातचीत के लिए मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सीमा डोरा जी हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, और साथ ही साथ डीके पाल हमारे साथ में, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्यों उत्तराखंड राज्य के निर्माण में जिन लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी, उनका विकास नहीं हो पा रहा है, उनके परिवार वाले इस बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर क्यों है। सबसे पहले सवाल सीमा जी आपसे है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, मुख्यमंत्री का खुद का क्षेत्र है खटीमा, यहीं से चुनावी मैदान में है, और यहीं पर शहीदों के परिवारों का ये हाल आखिर क्यों है? देखिए, बात निकली है तो दूर तक लग जाए। बिल्कुल सीमा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सब कुछ पता लगा के और जो भी हो सकेगा उनकी मदद भी करेंगे, और साथ में उनका जो बिल होगा वो भी माफ करने की पूरी कोशिश करेंगे। रही भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए हमेशा आंदोलनकारियों का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती आई है, और सेना में रहने वालों का भी, जो हमारे सेनानी है वो सबसे सर्वोपरि रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और आंदोलनकारी भी। तो ऐसा नहीं है कि उनके सम्मान में कभी कोई कमी आई, ये बात अलग होगी कि हम तक बात पहुंची नहीं होगी। और बिजली विभाग की बात जब आप कहते हो, तो देखिए बिजली विभाग हो या कोई और विभाग हो, या एक छोटा सा एक स्कूल ही क्यों ना हो, या एक छोटा सा एक ऑफिस क्यों ना हो, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जो काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वहां के, उनके बच्चों को या फीस में उनको थोड़ी सी कंसेशन मिलती है, या जो ऑफिस में हो, जिस डिपार्टमेंट का वो ऑफिस हो, वहां पर तो कुछ ना कुछ कंसेशन या प्रॉफिट तो मिलता ही है उसमें। बिल्कुल तो प्रॉफिट मिलता है। सीमा जी आपने खुद ही एक बड़ी बात उठा दी यहाँ पर। आपने कहा कि जो जहां पर काम करते हैं, यानी जो जहां के लिए काम कर रहे होते हैं, उनको फायदा मिलता ही मिलता है। लेकिन यही सवाल है ना कि जो सिर्फ काम नहीं करते, जिनकी वजह से उत्तराखंड राज्य बन सका है, खड़ा हो सका है, उनके ही परिवार वाले अगर इस तरह की जिंदगी जीने को मजबूर होंगे तो कैसे काम आखिर होगा। खुद मुख्यमंत्री का क्षेत्र है खटीमा, क्यों नजरअंदाज इस तरह से कर दिया जाता है? शहीदों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें हर पार्टियां करती हैं। भारतीय जनता पार्टी में सैन्य धाम बना देने से तो कुछ नहीं होगा ना। असल शहादत जो है ना सैनिकों की, तब उनको सही तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकेगी जब उनके परिवारों को इस तरह की बदहाली का सामना न करना पड़े। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और होना भी चाहिए। और साथ में भारतीय जनता पार्टी ने ये बात आप नए बजट में देखिए कहीं भी, और हमारे मैनिफेस्टो में भी है कि जो सैनिक होंगे अगर वो वहां पे अपना कोई व्यापार करना चाहे तो एक अच्छे स्तर पे लोन मिलेगा उनको, बजट में कहा गया। और साथ में वो जैसे भी सेटल होंगे उनके बच्चों के लिए भी जॉब्स का अरेंजमेंट होगा। तो अब आगे बहुत कुछ हमने इन पे विचार किया हुआ है। लेकिन हाँ, साथ के साथ ये भी कि अगर कोई आंदोलनकारी है या और भी कोई जो सक्षम नहीं हो तो, और बुजुर्ग हो, तो डेफिनेटली उसमें कभी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं, लेकिन क्यों, यही तो सवाल है ना कि आज मीडिया के सामने से, आज हमारे माध्यम से अगर ये बात सामने आ रही, तो आप कह रही हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक इन पर क्या गुजरी होगी? लॉकडाउन के समय पर इन पर क्या गुजरी है, ये आज खुद बयान कर रहे थे, अभी वीडियो में, रिपोर्ट में आपने सुना होगा उनको। तो इस तरह के हाल आखिर क्यों देखने पड़ते हैं, क्यों ऐसी स्थिति पहुंच जाती है? नहीं, यही बात होती है कि जब बात पता ना लगे तो एक अलग होती है, अपने स्तर तक कोई रखे और बात बाहर ना निकले। अब जब बाहर, मैंने कहा ना, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, जब ये होगी तो एक्शन भी जरूर होगा इस पे। और मीडिया इज वेरी पावरफुल राइट नाउ। आजकल की मीडिया के पास इतने अधिकार हैं कि वो हिला दे पूरी दुनिया को।
तो आप लोग बहुत अच्छा काम करें और करते रहिए। नहीं, हमारा काम अच्छा बिल्कुल है, बिल्कुल हम यही, हमारा काम ही है जनता के सवालों को उठाना, जनता के हक की बात को उठाना। लेकिन सच में विकास तब होगा सीमा जी जब आपकी पार्टी जो है ना वो ठीक तरह से इन तक विकास की जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाएगी। ठीक है, आम आदमी पार्टी से डीके पाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए। डीके जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डीके जी, आप बताइए, क्योंकि आपने भी शहीदों के नाम पर इस बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने की शुरुआत की है, कर्नल अजय कोठियाल को खुद आपने मुख्यमंत्री चेहरा बनाया, तो कहीं ना कहीं वो जो आर्मी पिच पर खेलने की बात होती है ना, वो हर एक पार्टी बैटिंग करती हुई नजर आई है। शहीदों का विकास किस हद तक करेंगे आप, क्योंकि दावे तो आपने भी बहुत बड़े बड़े किए। देखिए, उत्तराखंड राज्य बनाने वाली राज्य आंदोलनकारियों को सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ। जी डीके पाल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। डीके पाल जी को हम सुन नहीं पा रहे हैं, हमारा संपर्क हम लगातार उनसे बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों शहीदों पर सियासत होती है, उनका विकास नहीं हो पाता। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रोकते फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। 7 मार्च, पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बातचीत के लिए बने हुए हमारे साथ में डीके पाल जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर शहीदों की शहादत का जो मजाक है वो क्यों उड़ाया जाता है, क्योंकि अगर उन तक ठीक तरह से योजनाओं का लाभ ना पहुंचे तो हम इसे मजाक उड़ाना ही कहेंगे। डीके पाल जी, हमने देखा है आम आदमी पार्टी भी आर्मी पिच पर खूब खेली है चुनाव से पहले। आप सत्ता में आने के दावे कर रहे हैं, क्या होता है 10 मार्च को स्पष्ट होगा, लेकिन अगर आते तो किस तरह से आप शहीदों के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमने देखा ना किस तरह के हाल, किस तरह का बदहाल उनका हो रखा है उत्तराखंड में। देखिए, जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं, जिसके बिजली के बिल की आप बात कर रहे हैं, वो एक बहुत ही सम्मानित और इस राज्य में बनाने में सबसे सर्वप्रथम शहीद सलीम भाई के परिवार का मामला है, जो बहुत ही गंभीर है। और सबसे दूसरी बात यह है कि जो आज के कार्यकारी मुख्यमंत्री है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, उनके क्षेत्र का मामला है। और मैं वैसे शहीदों को नमन करता हूं। मैं खुद राज्य आंदोलनकारी की पृष्ठभूमि से आता हूं। मैं राज्य आंदोलनकारी नहीं हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान ही नहीं कर सकते तो इस राज्य में किसी का भला नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी का ये आचरण रहा है। जिन बहनों ने इस राज्य के अंदर नशा नहीं रोजगार दो के नारे के साथ में राज्य आंदोलन में शिरकत की, आज उन बहनों को नशे की भेंट, उन गाँव को नशे की भेंट चढ़ा दिया गया है। उन बहनों का सम्मान किया। रोजगार की बात जो करती थी, आज भी तड़प रही हैं कि उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा तो पलायन रुकेगा। तो और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं। अरे काहे का सम्मान करते हैं भाई? किस तरह का सम्मान है ये कि जिन राज्य आंदोलनकारियों ने इस राज्य के लिए शहादतें दी, 42 शहादतें दी, 2 बहनों ने अपने सीने पे गोली खाई, हंसा धनी और भेलमती चौहान ने। अरे आप उनके 10% क्षेत्रीय आरक्षण को उनको कोर्ट तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। आप सम्मान करते, आप अपमान कर रहे हैं राज्य आंदोलनकारियों का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण 22 साल हो गए, आज तक आपने नहीं किया। उनके अधिकार जो होने चाहिए, जो उनको बसों में फ्री दिया जाता था, आज वो भी उन्होंने बंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम ऐसे काम बंद कर दिए। जो इंश्योरेंस उनको 5 लाख तक का फ्री मिलता था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। आप किस बात की बात, किस सम्मान की बात कर रहे हैं? ये
भारतीय जनता पार्टी ने राज्य आंदोलनकारियों को केवल अपमान किया है और सम्मान किया होता। ठीक है, आप अपमान किया, जवाब लेते हैं इसका सीमा जी से। सीमा जी बताइए, लगातार आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही कि आपने विकास नहीं बल्कि शहीदों का अपमान किया है। इनका तो काम ही है, नशे की आग में ये लोग खुद झोंक देते हैं लड़कियों को। इन्होंने दिल्ली में क्या किया जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं? अरे उत्तराखंड की बात करो। अरे तो आपने तो जहां काम करा, मैं तो उसी की बात करूंगी ना, जहां हमने काम किया उसकी बात करेंगे। बताइए 10% क्षेत्रीय आरक्षण क्या हुआ? आप हमने शहीदों के लिए बहुत कुछ सोच रखा और हम शहीदों के लिए बहुत करते भी है। हमने शहीद, आप बताइए सैन्य धाम बनाने की किसने पहल की? आपने करी। सैन्य धाम बनाने की पहल आपने करी, हमने करी। जब हमने सैन्य धाम बनाने की पहल करी तो आप सब लोग उसमें कूद गए कि नहीं हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी ये सब करेंगे। पहले क्यों नहीं याद आया? पहले क्यों नहीं याद आया? ये सब चीजें आज आप कह रहे हो। आप विपक्ष थे ना। नहीं, लेकिन सैन्य धाम बनाने से थोड़ी ना शहीदों को असली सम्मान मिलता है। असली सम्मान तब मिलता है जब उनके घर में बिजली, पानी और खाना होता है। बिल्कुल उनको जो मिलता है, पेंशन भी तो मिलती है उनको मैम। हाँ, पेंशन मिलती है, लेकिन पेंशन सब तक नहीं पहुंच पाती ना। बहुत से लोग हैं, आपने देखा ना हमारी रिपोर्ट, हमने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया ना किस तरह से वो आंसू बहाते हुए नजर आए हैं। बताइए, राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षेत्रीय आरक्षण के लिए कैसे आप मजबूर कर रहे हैं राज्य आंदोलनकारियों को कि उनको कोर्ट में जाना पड़ रहा है? क्या अधिकार की बात कर रहे हैं आप राज्य आंदोलनकारियों की? अपमान किया है आपने। आज 22 साल हो गए हैं, आज तक राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं हुआ। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सलीम भाई, जिनको मैं नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इस राज्य के लिए पहली शहादत दी थी, और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही है सरकार। शर्म आनी चाहिए। इतनी ऐसी घटना है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफे की मांग करते हैं। और सीमा जी, आप कह रही है पेंशन मिलती है। कितनी पेंशन मिलती है बुजुर्गों को? कितनी पेंशन मिलती है? उस पेंशन से आप अपने बिजली का खर्च, घर का खाना, रहना, सब कुछ आप निपटा लेंगे क्या? क्या पेंशन मात्र से सिर्फ इतना ही? पेंशन तो हर एक परिवार को मिलती है ना। हम शहीदों की बात कर रहे हैं, आम परिवारों के साथ में हम गिनती कर लें। फिर क्यों आपने भगवानों के बराबर का दर्जा दे दिया है? सैन्य धाम की जरूरत क्यों पड़ गई? ताकि उत्तराखंड, जहां पर हर घर से एक आर्मी में बंदा है, उसको जीता जा सके। सिर्फ आर्मी पिच पर खेल लो और बाद में ये कह दो कि पेंशन देते, इतना ही हो गया। देखिए, आंदोलनकारियों के लिए जो हम कर सकते हैं कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। मैंने आपको बोला ना, अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि उनके घर में बच्चे नहीं है उनकी पालन पोषण करने के लिए, आगे उनकी बुढ़ापा सेव करने के लिए, तो डेफिनेटली दे शुड कम फॉरवर्ड। उनको बोलना चाहिए। और जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं विपक्ष, अरे यही बता देते, यही एक एप्लीकेशन भेज देते कि नहीं, विपक्ष से सीमा जी हम विपक्ष से जवाब ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी सत्ता में नहीं रहा ना, उसकी सरकार ने इससे जवाबदेही आपको करनी होगी। हम लेकर जब सामने आएंगे इस तरह की रिपोर्टें, तब आप जवाब देंगे, तब आप कहेंगे कि हम इनका विकास करेंगे। आगे जानेंगे आपसे, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुंचन में तो जमाने लग जाते हैं। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट। फिर हम लोगन का नंबर कब आता, हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वाद नहीं मिलता, बहाने भाई करता है, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान, कण में जान, गोल्डी हिंग। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 7 मार्च, पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले, सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल।
सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बातचीत कर रहे हैं कि बत्ती गुल है, सियासत फुल थी और फुल है। जी हां, क्योंकि आज हम देख रहे हैं किस तरह से यहां पर लगातार जो पार्टियां हैं वो आज भी एक दूसरे पर लगातार हमले करते हुए नजर आ रही है। कोई भी इस तरह की जवाबदेही जो है वो लेने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ में मेहमान भी लगातार बने हुए, सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में मनीष कनवाल जी अभी भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही डीके पाल जी हमारे साथ में बने हुए हैं, और प्रदीप कुकरेती जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह से शहीदों की शहादत का मजाक उड़ाया जाता है। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में मनीष कनवाल जी हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष जी, आप बताइए, आज हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाई जहां पर एक शहीद आंदोलनकारी के परिवार का जो हाल है वो बदहाल हुआ पड़ा हुआ है। खटीमा से वो परिवार बिलोंग करता है, जो खुद मुख्यमंत्री धामी का क्षेत्र है। क्यों आखिर विकास तय हुआ? कांग्रेस पार्टी भी बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, और इसके पहले भी हमने देखा जब कांग्रेस की भी सरकार है तब भी शहीदों के लिए कुछ खास नहीं किया गया। जब चुनाव नजदीक आते हैं तब बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि एक शहीद परिवार के साथ में किस प्रकार से अपमान किया जा रहा है, वो निश्चित ही खेद का निंदनीय विषय है। परंतु जिस प्रकार से आप क्षेत्र है माननीय मुख्यमंत्री साहब का, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस और ध्यान देना चाहिए था कि क्यों उस परिवार के साथ में इस प्रकार की घटना घटित हुई है, और निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई करते जो संबंधित अधिकारी है उनको उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें विपक्ष जो है बिल्कुल सरकार के साथ खड़ा हुआ है कि हमारे प्रदेश के शहीदों का, हमारे देश के शहीदों का हम लोग अपमान बिल्कुल किसी भी कीमत पर सहन करने को तैयार नहीं है। परंतु यह राजनीतिक विषय नहीं है, ये निश्चित रूप से एक हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। भावनाओं से जुड़े हुए विषयों में राजनीति ना तो होनी चाहिए, ना ही हम लोगों को करनी चाहिए। तो मैं निश्चित रूप से अगर भावनाओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है शहीदों ने किस तरह से शहादत दी है, इस राज्य को बनाने के लिए आंदोलनकारियों ने किस तरह से अपनी शहादत दी है, ये सिर्फ वो परिजन ही जानते हैं। और जिन लोगों ने देखा है 1994 में जब इस तरह के जो खटीमा गोलीकांड हुआ था, वो जान सकते हैं दर्द उन लोगों का। हम और आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से पार्टियां जो है वो कर रही है काम। हमारे साथ में प्रदीप कुकरेती जी है, राज्य आंदोलनकारी हैं, उनसे जानते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। प्रदीप जी, आप बताइए, क्योंकि अभी आपने देखा रिपोर्ट एक जहां पर किस तरह का जो बदहाली का जीवन जीने को एक शहीद का, एक आंदोलनकारी का परिवार मजबूर है। आपको लगता है जो पार्टियां हैं वो ठीक काम करती हैं शहीदों के लिए? देखिए, आप जिस शहीद परिवार की बात कर रही हैं, आपने बड़ा महत्वपूर्ण आज विषय लिया है, उसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप में हमारे राज्य की पूरे राज्य आंदोलनकारियों को समाज की जिम्मेदारी बनती है कि जिन शहादतों की वजह से इस राज्य जी प्रदीप जी ऑडियो आ रही ना आपको? जी, आपकी ऑडियो आ रही है, बोलिए। आप जिस विषय पर बात कर रही हैं, शहीद सलीम अहमद के परिवार की बात, उनकी कोरोना काल में रोजगार नहीं था। हेलो जी प्रदीप जी, आप अपनी बात पूरी करिए, आपकी आवाज आ रही है। कोरोना काल में रोजगार नहीं था, और रोजगार न होने के कारण कई लोगों के कोई किराया नहीं दे पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो उसी में एक सलीम अहमद का परिवार था जो बिजली का बिल नहीं दे पाया था, और उनके 25-30 हजार रुपए हो गए। तो शहीद परमजीत सिंह का परिवार, वो भी खटीमा में नजदीक ही रहता है सलीम अहमद के परिवार के, और उन्होंने मेरे से कहा कि भाई मुल्ला जी की बिजली जुड़वा दीजिए, वो गर्मियों में कैसे रहेंगे। तो मैंने फिर जो है डीएम उधम सिंह नगर से बात करी, और उसमें मैडम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस बात को, मेरी बात को, महत्व को समझा, और मैंने तुरंत वहां से बात करके फिर मैडम ने वहां के जो है एक्शन को फोन किया, और एक्शन ने जो है उनकी बिजली जुड़वाई। तो उनका फिर फोन आया मुझे सलीम अहमद के फादर का कि आपने ऐसे करके हमें राहत मिल गई है, और अब थोड़ा सा, जबकि वहीं ठीक उनके बगल में परमजीत सिंह परिवार भी रहता है, वो टीन शेड में रहने को मजबूर है। हमारे यहाँ न जाने कितनी विधायक निधि ऑडिटोरियम के नाम पे, सड़कों के नाम पे, बोर्ड लगाने के नाम पे। प्रदीप जी, सवाल ये ना कि आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, आखिर क्यों इन लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, ये असल में जनप्रतिनिधियों की, हमारे राज्य आंदोलनकारियों और विशेषकर उन शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों
या उन शहीदों के प्रति जो है एक जिस प्रकार से इग्नोरेंस हो रही है ये इस प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। जो अपने पितरों को हमारे यहाँ, ये क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक भूमि से हैं, देवभूमि से हैं, उत्तराखंड से हैं, हम लोग पितरों को बड़ा महत्व देते हैं और इसीलिए जो है श्राद्ध में, आप श्राद्ध पक्ष में हर आदमी अपने माता पिता से लेकर दादा दादी से लेकर अपने पितरों का जो है तर्पण करता है और यही जो है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो उत्तराखंड के शहीद हैं वो भी हमारे पितर हैं। अगर हम उनकी उपेक्षा करेंगे तो कोई भी राज्य जो है उसमें अपना विकास आगे नहीं कर पाएगा। हमारे ये सब चीजें हमारे उससे जुड़ी हुई चीजें हैं और ये खटीमा मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से है। माननीय मुख्यमंत्री ने, हमने उनसे जब पत्र लिखवाया तो शहीद परमजीत सिंह परिवार को उन्होंने 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जो पिछले 3 साल से चल रही थी, 3-3.5 साल से। और दुख मुझे इस बात का है कि जो 2011 में जनरल खंडूरी ने शहीद परिवारों के लिए पेंशन का प्रावधान किया था, आप मेरी बात को सुने, 2011 से, वो 2011 से ऑर्डर आया जो नहीं दी गई। 2018 में माननीय त्रिवेंद्र जी आए, उन्होंने उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जो नहीं मिली और उसके बाद अब आता है जो पत्राचार करते 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 अब मुझे वो है कि जितना हम लोग दौड़ भाग कर पाए, जितना शहीद परिवार दौड़ पाए, उसमें से केवल अभी 2-3 को मिली है और शहीद सलीम अहमद के पिता को अभी 4 महीने पहले। बिल्कुल, यानी घोषणाएं प्रदीप जी कर देती हैं पार्टियां, लेकिन जो असल लाभ है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते इस तरह की बड़ी परेशानियों का सामना जो है वो आंदोलनकारियों को और शहीदों के परिवार वालों को करना पड़ता है। नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ में बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानते हैं। नरेंद्र जी, अभी हम सीमा डोरा जी से बात कर रहे थे। सीमा जी कह रही थी कि मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, इस तरह के जो मुद्दे हैं वो सामने लेकर आ रही है और ऐसे रिपोर्ट सामने आएंगी तब हम काम करेंगे। लेकिन नरेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे डिबेट्स करने का मौका ही नहीं आने चाहिए? क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है और वहां पर शहीद लगभग हर एक घर से कोई ना कोई सेना में जरूर है और कई लोग ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जिनके घरों के लोग इस देश के लिए शहीद हुए हैं, कई लोगों के परिवार ऐसे जो उत्तराखंड के लिए जिन्होंने अपनी जान तक दे दी है। उनके परिवार वालों को इस तरह की बदहाल हालत में देखकर क्या दिल नहीं पसीजता इन पार्टियों का जो बड़े बड़े दावे करती हैं चुनाव से ठीक पहले? नरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, अनम्यूट करिए। गरिमा जी, जो आज का विषय है, इतना खूबसूरत विषय चुना है आज आपने और पैनलिस्ट भी इतने अच्छे हैं कि मैं इसमें इस विषय पर क्या बोलूं, लेकिन मैं अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करना चाहूंगा। बिल्कुल। प्रदीप कुकरेती उत्तराखंड में एक ऐसा नाम है जिन्होंने शायद एक आंदोलनकारी का दर्द समझा और एक आंदोलनकारी के परिवार का दर्द समझा है और आंदोलनकारियों का सिर्फ दर्द समझा नहीं, उनके साथ खड़े हुए और छोटी से छोटी समस्या से लेकर मैंने उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि किस तरीके से इन्होंने उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी से बातचीत करके उस शहीद और उस आंदोलनकारी परिवार की जो बिजली काट दी गई थी उस बिजली को कैसे जुड़वाया, जैसे व्यक्तिगत कोई पेन लेता है अपने परिवार के लिए। और बड़े दुर्भाग्य से मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि इस प्रदेश में सिर्फ शहीदों को और आंदोलनकारियों के परिवारों को छोड़कर बाकी सब जगह के लिए अथाह धन संपत्ति, अथाह पैसा, अथाह उनके पास बजट है हर चीज के लिए। मुझे यह नहीं समझ आता कि आंदोलनकारी जो या उनके आश्रित हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटनी है, बढ़नी नहीं है। मतलब आज अगर 2022 में उनकी जो संख्या है, दोबारा आंदोलनकारी पैदा नहीं होने, ये जो जिन्होंने राज्य दिलवाया, राज्य दिलवाने के बाद आप बिल्कुल सही तो कहा अभी प्रदीप ने कि अगर आप अपने पूर्वजों को भी याद कर रहे, आप अपने उनको जो जिन्होंने शहादत दी है उनके घर में जाकर उनको याद नहीं कर रहे, आपको तो शपथ लेके पहले मुख्यमंत्री को शपथ लेके उन सब परिवारों के घर जाना चाहिए, एक जाके धन्यवाद देना चाहिए उनका कि तुम्हारी बदौलत आज मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा हूं। तो ये समझ से बाहर है कि ये इस तरीके का, ये मुझे इसके अंदर जो दिखता है वो ये है कि चूंकि इनका वोट बैंक एक सिमटता जा रहा है, आंदोलनकारी परिवारों का वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वोट बैंक की दृष्टि से देखने वाली सरकारें इनकी तरफ क्या देखेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, यानी असल जो नजर होती है ना सरकारों की वो वोट बैंक पर होती है। नरेंद्र जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तभी आज हम लोगों को इस तरह के मुद्दों पर, इस तरह के रिपोर्ट्स को देखना पड़ रहा है और डिबेट करनी पड़ रही है। कांग्रेस से हमारे साथ में मनीष है, उनकी भी राय जानते हैं। आप वोट बैंक का, गरिमा, आप वोट बैंक का उदाहरण देखिए। आप ये देखिए कि आज 15,000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, और हमारे नेताओं को चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं है। वो वहां कैसे
कौन सा है? आज अगर किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात होती तो वो वहां का राष्ट्रपति वहां बैठा होता जब तक उसका एक बच्चा वापस ना लौट के आ जाता। बिल्कुल, जब तक प्रायोरिटीज प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में लगे हैं। जी नरेंद्र जी, प्राथमिकताएं अगर तय नहीं की जाएंगी तब तक कुछ भी जो असल विकास है वो नहीं हो सकता। कांग्रेस से मनीष जी हमारे साथ में। मनीष जी, हमने देखा था जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी रैली करने उत्तराखंड में गए थे तो एक बहुत बड़ा सा कटआउट लगाया गया था उस रैली में। वो था जनरल विपिन रावत जी का, खूब सम्मान देने की शहीदों को, और खूब मतलब सियासत हमने भरपूर देखी थी। बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जब विपिन रावत जी की खबर आई उसके बाद हर एक पार्टी उनका नाम लेकर बड़े बड़े गुणगान कर रही थी। हम सैन्य धाम बना देंगे, हम उनके नाम से ये बना देंगे, वो बना देंगे। लेकिन मैं लगातार कह रही हूं ना कि सिर्फ कुछ धाम बना देने से या कुछ सड़कें किसी के नाम, किसी शहीद के नाम से बना देने से ये असल सम्मान शहीदों के लिए नहीं होता है। ये असल कीमत नहीं चुकानी चाहिए उन लोगों को। कैसे विकास होगा आप बताइए मनीष जी, क्या करेंगे आप? क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आजादी के आंदोलन को देखा है, इसलिए हमें शहीदों आजादी के आंदोलन को देखा। आजादी में भी, आजादी के समय भी, आजादी लेने के लिए हमारी पार्टी के, हमारे परिवार के बहुत नेता शहीद हुए हैं। उसके बाद भी देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शहीद हुए हैं। इसलिए हमें पता है कि शहीदों का दर्द क्या होता है, शहीदों के परिवारों पे क्या दर्द बीतता है। निश्चित रूप से जो घटनाक्रम, जिस घटनाक्रम पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, यह घटनाक्रम में पहले की चुका वो निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो भी कोरोना काल में, जब कांग्रेस पार्टी तो निरंतर मांग करती आई थी कि कोरोना काल में आप लोगों को कम से कम जो बिजली के बिल है वो माफ कर देने चाहिए, जो ट्यूशन की, जो स्कूल की फीस थी वो माफ कर देनी चाहिए। इससे आगे बढ़कर राहुल गांधी ने पर हर बार ये कहा कि भाई हर आदमी के जेब में आप 6,000 न्याय योजना की जगह पर नाम बदल के उसका 6,000 8,000 रुपये हर व्यक्ति के जेब में डालिए, जिससे देश का सर्कुलेशन बढ़ सके। परंतु जो एक हमारे जो डबल इंजन की सरकार है, शायद उसको ज्ञान ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाई कि उसको धरातल पे इस देश को चलाने के लिए करना क्या है, जिसकी वजह से आज हम लोगों को इस टॉपिक पे डिबेट करनी पड़ रही है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ इस पैनल में जो हम 4-5 जने बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप में शर्मिंदा है कि हम लोगों को इस टॉपिक पे डिबेट भी करनी पड़ रही है कि हमारे एक शहीद के घर की बिजली काटी गई है और वो बिजली का बिल जमा नहीं कर पाए। हमारी राज्य सरकार इस लायक नहीं है कि उस शहीद के घर की बिजली का बिल भी वहन कर पाए। तो निश्चित रूप से मैं तो शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ अपने आप में कि हमारे शहीदों के साथ में किस तरह से घटना की जा रही है। यानी सही सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सही सम्मान नहीं मिल पाता। सीमा जी, आप बताइए, अभी आपने सभी पैनलिस्ट को सुना, लगभग सभी को यही उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी, क्योंकि फिलहाल आप सत्ता में, मुख्यमंत्री का क्षेत्र, सबसे बड़ी बात ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। हमने देखा था खटीमा वो कई बार जाते हैं, वोटों की अपील करते हैं, जनता से वोट दे देना, रोड शो करते हैं घर घर जाकर। जब घर घर जाते हैं तो इस तरह के घर नजर नहीं आते क्या उस दौरान, जिन पर बिजली भी नहीं होती है, जिनके पास खाने को नहीं होता? आप बताइए सीमा जी, अभी आपने कहा कि मीडिया अच्छा काम कर रही है, ऐसे मुद्दे सामने लेकर आ रही है, हम काम करेंगे, लेकिन हम भी अलग अलग चीजों पर रहते हैं। आप क्या करेंगी? आप कैसे इन समस्याओं को दूर करेंगी? आप बताइए। नहीं, ये जो विषय आया सामने, ये बेहद दुख का विषय है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है इस पे बात करते हुए, लेकिन डेफिनेटली अभी जो पेंशन भी बढ़ाई थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और उत्तराखंड में जो भी हमारे आंदोलनकारी थे और सेनानी थे, हम उन पे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, सीमा जी, आप रिस्पेक्ट की बात, रिस्पेक्ट, सीमा जी मुझे आपको बार बार रोकना पड़ रहा है बीच में, बड़ी माफी के साथ मैं कह रही हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं कह देने से रिस्पेक्ट थोड़ी ना होती है। आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, आप रिस्पेक्ट सिर्फ कहने से नहीं होती, रिस्पेक्ट उनके लिए कुछ अलग करना होता है। पेंशन क्या सिर्फ शहीदों को मिलती है? पेंशन तो आप और भी बुजुर्गों को देते होंगे ना, तो पेंशन से क्या होगा? इनकी पेंशन बढ़ाई थी मैडम, 1,400 रुपए इनकी पेंशन बढ़ाई थी। अभी संपूर्ण विकास की बात करती है ना आपकी पार्टी, ऐसे होता है संपूर्ण विकास? बताइए आप। नहीं, बढ़ाई थी मैंने आपको बोला, लेकिन बढ़ाई बिल्कुल। और बिल कितना है सलीम जी का? बिल कितना है सलीम जी का? क्या वो 1,400 रुपए में पे कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको बोली जहाँ पर ऐसा लगता है, जहाँ पर भी ठीक है, सीमा जी को सुन लेते हैं। जी नरेंद्र जी आएंगे। सीमा जी आप अपनी बात जल्दी से पूरी करिए। मैं वही क्या, मैं गरिमा जी, मनीष जी से पूछिए, यहाँ के विधायक की, मंत्री की तनख्वाह कितनी है? 2.25 लाख रुपया जी, पूछिए। बिल्कुल मतलब आप भीख दे रहे हैं आंदोलनकारी को, उसके परिवार को भीख दे रहे हैं आप 1,400 रुपए बढ़ा के। बिल्कुल, शर्म नहीं आती बोलते हुए मुंह से? जवाब दीजिए सीमा जी।
नहीं, आप बोल लीजिए। जब आपने मेरे बोलने के टाइम में आप बोलने लग जाए तो नहीं, ठीक है, अब आपको मौका मिल रहा है, अब आपको मौका मिल रहा है। देखिए ये ऐसे मुद्दे हैं ना कि हर कोई नाराज है। आज हमने भी जब रिपोर्ट देखी तो बड़ा हमें हर्ट हुआ है। मैंने आपको क्या बोला कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं तो वही बोलूंगी ना जो सच्चाई है, जो हुआ है वही बताऊंगी। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि जहां पर आपको हमको ऐसा लगता है कि नहीं उनके घर में उनके बच्चे नहीं है या उनकी कोई ऐसा नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके बुजुर्गों की, तो डेफिनेटली हमें आगे आना पड़ेगा और उनकी पेंशन भी बढ़ानी पड़ेगी और उनको वो सारी सुख सुविधाएं देनी पड़ेगी और ये सब चीजें भी देखनी पड़ेगी। आप उनको क्या क्या, आप सब लोग बोल लीजिए, फिर मुझसे पूछते क्यों है? आप ही बोल लीजिए। नहीं, सबको मौका देंगे। सीमा जी आप कहिए जो कहना है आपको। सीमा जी पूरी करिए अपनी बात। आप जब बात ही नहीं पूरी करने देते हैं, जब मैं कुछ नहीं बोल रहे, उन्होंने कहा मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, आप भी बोलते हैं बीच में। के जो पर्टिकुलर केसेस, मैम जैसे इस तरीके के जो पर्टिकुलर केसेस आते हैं जिनमें लगता है कि आगे पीछे किसी का नहीं है, कोई बिजली का बिल देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, या उनके पास अपने पालन पोषण के लिए भी नहीं है, या उनके पास इस तरह की कोई कमी है कि वो मेडिकल नहीं ट्रीटमेंट ले सकते, तो आप ये बात अगर हमारे पास आएगी तो जरूर उसका होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग उसका निदान नहीं करेंगे। आपका कहना है कि जब आप तक जानकारी पहुंचेगी तब आप एक्शन लेंगे। मनीष जी क्या कह रहे हैं आप, बताइए। नहीं, मैं डीके पाल हूँ जी, मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। जी कहिए जी कहिए डीके जी। जिस प्रकार हेलो जी अपनी बात रखिए डीके जी। मैं मनीष बोल रहा हूँ। मैं ये समझना मैं सीमा डोरा जी से मैं जानना चाहता हूँ, आप कौन से राज्य आंदोलनकारी को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, आप दवाई देने की बात कर रहे हैं, उसके इलाज की बात कर रहे हैं। वेद उनियाल जी जैसे एक राज्य आंदोलनकारी दवाई के लिए तड़प गए, जिनके पास जिन्होंने अपनी शहादत दे दी इस राज्य के लिए, अपने परिवार को खत्म कर दिया, अपना रोजगार खत्म कर दिया। सतीश थपलियाल जी जैसे आदमी बेचारे सड़कों पर पड़े रह गए, उनको जो बीमारी थी उसके इलाज के पैसे नहीं थे, वो ऐसे चले गए। अवतार सिंह राणा सोचते सोचते बेचारे चले गए। ऐसे हजारों राज्य आंदोलनकारी गिनवा दूंगा जिनको सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया, और जिनको सम्मान देना था आज उनको आपने बड़े बड़े ठेकेदार बना दिया है। किसकी बात कर रहे हैं आप? राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों को आप 10% क्षेत्रीय आरक्षण जो लागू हुआ था, जो विधानसभा में तय किया गया था, उसके लिए राज्य आंदोलनकारी भाई, हमारे सम्मानित देवतुल्य राज्य आंदोलनकारी हाई कोर्ट की जो है ना चक्कर लगा रहे हैं। आप कौन से सम्मान की बात कर रहे हैं? जिन बहनों ने नशा नहीं रोजगार दो, अरे उन्होंने अपने बच्चों के लिए राज्य की लड़ाई लड़ी थी, अपनी पीठ पे बांध करके। हंसा धनई ने सीने में तो गोली खाई, भेलमती चौहान ने अपने सीने पे गोली खाई। आप तो मेरी बहन है ना, आप तो मेरे राज्य की पुत्री है ना। आप मांगिए मुख्यमंत्री से इस्तीफा। इस बात पर जिसने पहली शहादत दी सलीम भाई ने, उसके परिवार की बिजली काटी जा रही है। शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, आम आदमी पार्टी मांग करती है। अरे ये बड़े शर्म की बात है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? राज्य आंदोलनकारियों के जो कार्ड बनते थे ना, जो बसों में फ्री जाते थे, वो सब आपने खत्म कर दिए हैं। मुझे रोना आ रहा है। वो देवतुल्य राज्य आंदोलनकारी, उनका आज तक चिन्हीकरण पूरा नहीं हो पाया है। आप तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनकी पेंशन आप समय पे दे नहीं पा रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं? ये कैसी सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी सरकार हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस कहती है इस राज्य बनेगा तो मेरी लाश पे राज्य बनेगा, उनको मुख्यमंत्री बना। आज आप ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं कांग्रेस के नेता। आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य के राज्य आंदोलनकारियों का चीरहरण किया है, उनको मरने के लिए अग्रेसित किया है, उनका कोई सम्मान नहीं किया। अगर किए होते, उनके सपनों की स्थायी राजधानी गैरसैंण 22 साल में बन गई होती। ठीक है मनीष जी से उनकी बात सुन लेते हैं। आपने बड़े आरोप लगाए कांग्रेस पर भी, भारतीय जनता पार्टी पर भी। सीमा जी को हम सुन चुके। मनीष जी आप बताइए। मनीष जी आपसे जवाब लेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आपको हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान क्या कुछ कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सुनाता है। अपने प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी और मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव जी अभी कुछ ही देर में इस विषय को ज्वाइन करेंगे और दिनेश जी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। पीसी के उसमें काफी दिनों के बाद हम लोग संवाद कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीनों के एक मैराथन दौड़ के बाद देश के सबसे बड़े राज्य के चुनाव प्रक्रिया को, चुनाव प्रचार के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से समारोह करने के उपरांत हम लोग आए हैं, और इसीलिए इन सब पर आपसे चर्चा की जाए, इसीलिए यह विशेष हम लोगों ने पीसी यहां पर बुलाई है।
उत्तर प्रदेश में 2017 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें प्रदेश को दंगा मुक्त, भय मुक्त और एक सुरक्षित प्रदेश बनाने की जो बात की थी, विगत 5 वर्षों के दौरान उस पर हुए प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम शांतिपूर्ण तरीके से देश के सबसे बड़े राज्य का विधानसभा का चुनाव 6 चरणों का व्यतीत हो चुका है। 7वें चरण के प्रचार का कार्य अब कुछ ही देर में समाप्त होने वाला है और परसों 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान भी होगा। आप देखेंगे, अगर इसकी तुलना 2017, 2014, 2012 या 2007 के विधानसभा चुनाव या 2009 के लोकसभा चुनाव से अगर आप करेंगे तो उस दौरान जो व्यापक हिंसा होती थी, अराजकता का तांडव देखने को मिलता था, उससे इतर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत निर्वाचन आयोग को भी कानून के राज का ये लाभ प्राप्त हुआ, जिसके कारण 6 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और 7वें चरण का प्रचार का कार्य भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। परसों 7वें चरण का मतदान भी होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, यह अपने आप में कौतूहल और आश्चर्य का विषय हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने इसे वास्तविक हकीकत में बदलने का काम भी किया है। 5 वर्ष की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों में से यह भी एक आता है। मित्रों, पूरे प्रचार के दौरान प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और पिछले 2 महीनों के दौरान मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया था और जनमानस में जो अपार विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का, वह विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रतिफलित होता हुआ दिखाई दिया है। यह सच है कि 2014 से पहले प्रदेश की राजनीति को भी और देश की राजनीति को भी कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों ने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और तमाम अन्य बातों के आधार पर विभाजित कर दिया था और इस उधेड़-बुन में मूल बिंदुओं पर ध्यान नहीं जा पाता था। पहली बार देखने को मिला है जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े गए और भारत के सामान्य निर्वाचन के लिए उस समय इलेक्शन के एजेंडे को जो धार उन्होंने दी थी, लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। लोगों को लगता था कि ये वास्तव में क्या है, लेकिन जब 2014 में सरकार बनी और सरकार ने अपने बिंदुओं को फोकस किया, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर, देश की आस्था के सम्मान को लेकर,
देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का। देश का एजेंडा बदला है मोदी जी ने। जो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार तक सीमित था, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के उन सभी उपेक्षित, दबे कुचले तबकों तक पहुंचाने का काम किया जो आजादी के बाद शासन की योजनाओं से वंचित थे, जो विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गए थे और जिन्हें सरकार के सहयोग और सहारे की आवश्यकता थी। उन सबको ये संबल देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज उसका परिणाम भी देखने को मिला। ये सच है, 2014 से 2017 के बीच, मार्च 17 के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए गरीब कल्याणकारी योजनाओं का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार लागू करने में विफल रही, पूरी तरह विफल रही। लेकिन जब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में पदारूढ़ होती है, तो उस समय हम लोगों ने आकर के केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू किया जो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बन सकती थी। याद करिए, हम लोग जब आए थे, हमारी सरकार ने पहले 3 फैसले लिए थे। अन्नदाता किसानों की ऋण माफी के, जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ था। ट्रांसपेरेंस तरीके से पूरे देश के अंदर अपने आप में एक उदाहरण था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, यह कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर थाना क्षेत्र में इसको सक्रिय किया गया। अन्नदाता किसानों से अगर मैं इस योजना को प्रारंभ करूं, आज आप देख रहे होंगे अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसपी की घोषणा 1967 में हुई, लेकिन वास्तविक रूप से अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का 1.5 गुना दाम मिल जाए, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017-18 में लागू कराया। उत्तर प्रदेश में प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लेके आई। किसान की उपज को खरीदने के लिए कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई आड़ती नहीं होगा, किसान को उसकी उपज का दाम सीधे मिले, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। किसान को अपनी फसल को और कई फसल अपने खेत में उगा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोग किया गया। दशकों से लंबित बाण सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जैसी 1.5 दर्जन से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य इस दौरान डबल इंजन सरकार ने किया। अन्नदाता किसानों को शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ देते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया और वर्तमान में 2,54,00,000 से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, गन्ना किसानों का 1,62,600 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है। अगर इस पूरी राशि को आप
2004 से लेके 2003 से लेके 2017 के बीच सपा बसपा सपा की सरकार के कार्यकाल को देखेंगे, इतना गन्ना मूल्य का भुगतान इन पूरे 3 कार्यकाल में भी ये लोग नहीं कर पाए थे। कोरोना कालखंड में भी कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई, सभी चीनी मिलें अपना काम करती रही, चलती रही, और जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें चलेंगी। उस संकल्प को सरकार ने लागू भी किया। मित्रों, अन्नदाता किसान वह किसान भी है, पशुपालक भी है। अवैध बूचड़खाने उनके सामने चुनौती थी। हमने आने के तत्काल बाद 2017 में अवैध बूचड़खाने बंद किए। हम ये भी जानते थे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे, और इसीलिए हम लोगों ने 2018-19 से हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में गौ आश्रय स्थल खोलने प्रारंभ कर दिए थे। 9 लाख गौवंश वर्तमान में गौ आश्रय स्थल में है। 3 प्रकार की योजनाएं हमारी इस संबंध में चल रही हैं। एक, सरकार के संरक्षण में बेसहारा गौवंश के संरक्षण की योजना। दूसरी, सहभागिता योजना के अंतर्गत जो किसान बेसहारा गौवंश को अपने यहां ले जाकर के पालेगा, उसका पालन करेगा, पर गौवंश उसे 900 रुपये की राशि सरकार देती है, और 4 गौवंश एक पशुपालक को देने की हम छूट देते को उसको अनुमन्य करते हैं। और तीसरी योजना कुपोषित परिवारों के लिए है, जिसमें बेसहारा गौवंश को जो गौ आश्रय स्थल से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है, और उसमें 900 रुपये हर गौवंश का उस परिवार को दिया जाता है। ब्याही हुई गाय देते हैं उस परिवार को। 9 लाख गौवंश की सेवा और उनके संरक्षण का कार्य इस रूप में हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में यह कार्यक्रम और भी तीव्र गति से आगे बढ़े, यह एक योजना है, और इसको लेकर के ऊर्जा के साथ उसे जोड़ना, ऊर्जा के साथ साथ प्राकृतिक खेती के लिए यूनियन बजट में पहली बार प्रावधान हुआ है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर बीजेपी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कई अहम बातें कहते हुए नजर आए। और आज हम देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे बत्ती गुल, लेकिन सियासत फुल को लेकर हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।